हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का क्रॉपिंग पैटर्न्स का टॉपिक। आपको पता है क्रॉप्स डिफरेंट वेज में हम ग्रो कर सकते हैं जिससे हम उसका मैक्सिमम बेनिफिट यूटिलाइज कर सकते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग इज ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। जैसे कि आप मिक्स्ड क्रॉपिंग कर सकते हो, जैसे आपके पास एक लैंड है तो आपने मिक्स्ड क्रॉपिंग कर दी, एक वीट आपने ग्रो कर दिया, एक साथ में ग्राम को आपने ग्रो कर दिया, तो ऐसे आप मिक्स्ड क्रॉपिंग कर सकते हो। एंड दिस रिड्यूसेस रिस्क एंड गिव्स सम इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप्स। इससे क्या होगा कि अगर आप सारी एक साथ मिक्स करके क्रॉप्स को उगाओगे तो कम से कम अगर फेलियर होगा तो कम से कम एक क्रॉप का होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग के अंदर होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को हम साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड में एक डेफिनाइट पैटर्न में ग्रो करते हैं। फ्यू रोज ऑफ वन क्रॉप अल्टरनेट विद फ्यू रोज ऑफ सेकंड क्रॉप, जैसे कि सोयाबीन प्लस मेज या फिंगर मिलेट प्लस काउपी। तो ये क्रॉप्स जो होती हैं इनको हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं कि जिनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स है वो डिफरेंट हो, जिसकी वजह से ये इंश्योर करता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो कि सप्लाई हुए हैं, and also prevents pests and diseases from spreading to all the plants belonging to one crop in a field। इस वजह से क्या होगा, ये हमें जो क्रॉप है ये बेटर रिटर्न्स देगा, बेटर रिजल्ट देगा। सो द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड, एक प्री प्लांट सक्सेशन में अगर हमने उसको उगाया है तो हम उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। मतलब हम क्रॉप की रोटेशन करते रहते हैं प्री प्लांट सक्सेशन के थ्रू। डिपेंड करता है कि ड्यूरेशन कैसी है, क्रॉप रोटेशन डिफरेंट होती है सभी डिफरेंट क्रॉप कॉम्बिनेशंस के लिए। अवेलेबिलिटी, मॉइस्चर एंड इरिगेशन फैसिलिटीज भी डिसाइड करते हैं उस चॉइस को कि हमें कैसी क्रॉप की रोटेशन करनी है और कैसे करनी है। अगर क्रॉप रोटेशन सही से होगी तो दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स हमेशा पूरे साल में इजीली हम ग्रो कर सकते हैं विद गुड हार्वेस्ट। नेक्स्ट है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, हम क्रॉप्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, वो हम इस टॉपिक के अंदर सीखेंगे। फील्ड क्रॉप्स इन्फेस्ट होते हैं बाय लार्ज नंबर ऑफ वीड्स, इंसेक्ट, पेस्ट या डिजीज। अब फील्ड क्रॉप्स हैं उनके ऊपर कीड़े लग जाते हैं या वीड्स आते हैं। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो अपने आप उग जाते हैं। अगर वीड्स और पेस्ट को हम कंट्रोल नहीं करेंगे अप्रोप्रिएट टाइम पे तो वो हमारी क्रॉप्स को डैमेज कर सकता है। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो कि कल्टीवेटेड फील्ड के अंदर ग्रो होते हैं, जिसके एग्जांपल्स है ज़ैंथियम और पैराथीनियम एंड सिपल रोटंडस। दे कम्पीट फॉर फूड, स्पेस एंड लाइट। इसमें क्या होता है, कंपटीशन सा क्रिएट हो जाता है। ये जब वीड्स ग्रो करते हैं तो सारी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ये ले लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी ओरिजिनल क्रॉप होती है वो ग्रो नहीं कर पाती। ठीक है, सो देयर फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम कल्टिवेटेड फील्ड्स ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ क्रॉप ग्रोथ इज एसेंशियल फॉर अ गुड हार्वेस्ट। तो अगर हम वीड्स को पहले ही अर्ली स्टेजेस में ही उसको कट कर देंगे तो हमारी जो क्रॉप की ग्रोथ है वो सही हो जाएगी। जनरली इंसेक्ट पेस्ट अटैक करते हैं प्लांट्स को थ्री वेज के अंदर। वो रूट, स्टेम और लीफ को कट करते हैं। दे सक द सेल सैप फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट, दे बोर इनटू स्टेम एंड फ्रूट्स। और ये हमारी जो प्लांट होता है उसकी ओवरऑल हेल्थ पे एक ग्रेट इफेक्ट डालते हैं। डिजीज जो प्लांट्स के अंदर है वो कोज कर रहे हैं बाय पैथोजन, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई या वायरस। ये पैथोजन्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल, वाटर और एयर के अंदर। वीड्स, इंसेक्ट एंड डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरियस मेथड्स। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इज द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, जिसके अंदर हम हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड्स का यूज करते हैं। ये केमिकल्स कौन से हैं, जो कि स्प्रे किए जाते हैं क्रॉप प्लांट्स के ऊपर या फिर हम उसको ट्रीट करते हैं सीड्स और सॉइल के अंदर। हाउएवर एक्सेसिव यूज ऑफ दीज केमिकल्स क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। अगर हम ज्यादा यूसेज कर लेंगे इन केमिकल्स की तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, सिंस दे कैन बी पॉइजनस टू मेनी प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एंड कोज एनवायरमेंटल
पोल्यूशन। ठीक है, अब आपको समझ आया। अगर हम उसकी ओवरडोसेज कर लेते हैं, आप जैसे आपको डॉक्टर दवाई देता है, अगर आप उस दवाई की ओवरडोसेज कर लेते हैं तो आपकी जो हेल्थ है उस पे गलत असर पड़ जाता है। तो प्रॉपर डोसेज में ही आपको उसको ग्रो करना है और अच्छे से उसमें पेस्ट करना है। Weed control methods also include mechanical removal. Preventive methods कौन से हैं? Proper seed bed preparation, टाइमली सोइंग होनी चाहिए, इंटरक्रॉपिंग क्रॉप रोटेशन होना चाहिए जिससे हम वीड को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ अदर प्रिवेंटिव मेजर्स है अगेंस्ट पेस्ट, वो है यूज ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज या समर प्लोइंग, जिसके अंदर फील्ड्स को हम प्लो करते हैं डीप इन समर्स टू डिस्ट्रॉय द वीड्स एंड पेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास एक टेबल दी हुई है आपको, दिस इज द न्यूट्रिशनल वैल्यूज ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स। अब है हमारे पास स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। सो स्टोरेज क्या है? लॉसेस इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैन बी वेरी हाई। सो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं लॉसेस के लिए, वो हैं बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक में जो लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे इंसेक्ट, रोडेंट, फंजाई, माइट्स, बैक्टीरिया, और अबायोटिक के अंदर इनएप्रोप्रिएट मॉइस्चर, टेम्परेचर्स वेरी करता है। So these factors cause degradation in the quality, loss in weight, poor germinability, discoloration of produce. ये all leads to poor marketability. So these factors can be controlled by proper treatment or by systematic management of warehouses. Preventive और control measures का use करके हम उसको future use के लिए अच्छे से store कर सकते हैं, और ये include करता है strict cleaning of the products बिफोर स्टोरेज, प्रॉपर ड्राइंग होनी चाहिए, ठीक है, फिर उनको शेड में रखना है, फ्यूमिगेशन होना चाहिए जो पेस्ट को किल करते हैं, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब है हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है एनिमल लाइफ स्टॉक की, जो कि इंक्लूड करता है वेरियस एस्पेक्ट्स जैसे कि फीडिंग, ब्रीडिंग या डिजीज कंट्रोल। एनिमल बेस्ड फार्मिंग जिसके अंदर कैटल, गोट, शीप, पोल्ट्री और फिश फार्मिंग इंक्लूडेड होती है। जैसे जैसे पोल्यूशन इंक्रीज होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, वैसे वैसे लिविंग स्टैंडर्ड्स इंक्रीज होने लग जाते हैं। द डिमांड फॉर मिल्क, एग्स एंड मीट इज ऑल्सो गोइंग अप. Also, the growing awareness of the need for human treatment of livestock has brought in new limitations in livestock farming. सो इसी की वजह से दस लाइव स्टॉक प्रोडक्शन को भी हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब है केटल फार्मिंग। अब केटल हस्बेंड्री होती है दो पर्पस के लिए, मिल्क और ड्रॉट लेबर, दोनों एग्रीकल्चर वेज के लिए होते हैं जैसे कि टिलिंग, इरिगेशन और काटिंग। इंडियन केटल बिलोंग करती है दो स्पीशीज, बोस इंडिगस काउस एंड बोस बेबिलिस बफेलोस। मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स को हम मिल्क एनिमल्स बोलते हैं, लेकिन while the ones used for farm labor उसको हम ड्रॉट एनिमल्स कहते हैं। मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड करता है कुछ हद तक उसके एक्सटेंट पे ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द लैक्टेशन पीरियड, मीनिंग द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर द birth of a calf. So milk production can be increased by increasing the lactation period. तो मिल्क की हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं जब हम लैक्टेशन पीरियड को भी इंक्रीज कर देंगे। एक्सोटिक और फॉरेन ब्रीड जैसे कि जर्सी और ब्राउन स्विस ये सेलेक्ट किए जाते हैं लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड्स के लिए, लेकिन जो लोकल ब्रीड्स होते हैं जैसे रेड सिंधी और साहिवाल ये एक्सीलेंट रेजिस्टेंस शो करते हैं टू डिजीजेस। सो ये जो दो हैं ये क्रॉस ब्रेड करके हम एनिमल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं विद बोथ द डिजायर्ड क्वालिटीज। प्रॉपर क्लीनिंग और शेल्टर फैसिलिटीज फॉर काउज एंड बफेलोज ताकि वो ह्यूमन फार्मिंग के लिए रिक्वायर्ड हो, एसेंशियल होते हैं फॉर द हेल्थ ऑफ एनिमल्स एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लीन मिल्क एज वेल। अगर हम उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे तभी वो हमें अच्छा और साफ दूध प्रोवाइड करेंगे। एनिमल्स रिक्वायर रेगुलर ब्रशिंग टू रिमूव डर्ट, उनकी रेगुलर क्लीनिंग करनी है, ब्रशिंग करनी है ताकि जो भी डर्ट है, लूज हेयर है वो रिमूव हो जाए। सो दे शुड बी शेल्टर under well ventilated roofed sheds that protect them from rain, heat or cold. उनको shelter provide करना है। Floor of the cattle shed needs to be sloping ताकि वो dry रहे और to facilitate the cleaning processes. फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेयरी एनिमल्स दो तरह के होते हैं, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट जो कि फूड रिक्वायर्ड होता है टू सपोर्ट द एनिमल टू लिव अ हेल्दी लाइफ, मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट जो कि एक ऐसा टाइप है फूड का जो लैक्टेशन पीरियड के ड्यूरिंग में हमें उनको देना होता है। एनिमल फीड इंक्लूड्स में क्या आएगा, रफेज जो कि लार्जली फाइबर है, कंसंट्रेट जो कि लो इन फाइबर है,
जो कंटेन करता है रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ प्रोटीन्स और अदर न्यूट्रिएंट्स। कैटल नीड बैलेंस्ड रेशंस कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स प्रोपोर्शनेट अमाउंट्स के अंदर। लेकिन अगर हम न्यूट्रिशस फूड मटेरियल की बात करें तो कुछ फटे सर्टेन फीड एडिटिव्स होते हैं जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं, जो कि उनकी हेल्थ को प्रमोट करते हैं और मिल्क आउटपुट को बढ़ाते हैं। कैटल सफर फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिजीजेज। अब कैटल जो है वो डिजीज भी से सफर कर सकता है। सो द डिजीज बिसाइड कॉजिंग डेथ रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन। एक हेल्दी एनिमल, अगर हम उसको एनिमल है, कोई भी एनिमल है, अगर हम उसको फीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो रेगुलरली अगर वो फीड कर रहा है तो नॉर्मल हेल्दी बॉडी होगी, उसकी नॉर्मल हेल्दी पोस्चर होगा। सो द पैरासाइट्स ऑफ केटल में भी बहुत एक्सटर्नल पैरासाइट और इंटरनल पैरासाइट्स। एक्सटर्नल पैरासाइट्स लिव करते हैं स्किन पे, मेनली स्किन डिजीजेस करते हैं, और इंटरनल पैरासाइट वॉर्म्स, वो स्टमक को अफेक्ट कर देते हैं, उनकी इंटेस्टाइन पे इफेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें कौन करते हैं? इंटरनल पैरासाइट्स करते हैं। सो वैक्सीनेशंस किए जाते हैं टू गिवन टू द फार्म एनिमल्स अगेंस्ट एनी मेजर वायरल और बैक्टीरियल डिजीजेस के हिसाब से। नेक्स्ट है पोल्ट्री फार्मिंग। अब पोल्ट्री फार्मिंग अंडरटेकन टू रेज डोमेस्टिक फोल फॉर एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट। सो देयर फॉर इम्प्रूव पोल्ट्री ब्रीड्स डेवलप किए जाते हैं, फार्म किए जाते हैं, ताकि वो लेयर्स को प्रोड्यूस कर सके फॉर एग्स एंड ब्रॉयलर्स फॉर मीट। The cross breeding programs between Indian and foreign breeds for variety improvement, उसको फोकस किया जाता है ताकि न्यू वेराइटीज को हम डिजायरेबल ट्रेड्स के साथ आगे बढ़ा पाए। नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, ड्वार्फ ब्रॉयलर पेरेंट फॉर कॉमर्शियल चिक प्रोडक्शन, समर अडेप्टेशन कैपेसिटी इन्वॉल्व होती है, लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये यूजफुल होती हैं। नेक्स्ट है एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन। ब्रॉयलर चिकन उनको फेड किया जाता है विटामिन रिच सप्लीमेंट्री फीड के साथ, जो कि गुड ग्रोथ रेट और बेटर फीड एफिशिएंसी के साथ होता है। केयर उनकी होती है ताकि वो मेंटेन कर सके फेदरिंग एंड कार्केस क्वालिटी। So they are produced as broilers and sent to market for meat purpose. So इनकी गुड प्रोडक्शन के लिए गुड मैनेजमेंट होनी ज़रूरी है। सो जिसके अंदर मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन करनी होती है, हाउसिंग, न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स उनकी रिक्वायर्ड होती हैं, असेंशियल होती हैं। रेशो जो है ब्रॉयलर्स के लिए वो प्रोटीन रिच होती है विद एडिक्वेट फैट। सो लेवल ऑफ विटामिन ए और के is kept high in the poultry feeds. So poultry fowl suffer from a number of diseases जिसके अंदर वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स एज वेल एज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी होती हैं, जिसके अंदर नेसेसिटेट होता है प्रॉपर क्लीनिंग, सैनिटेशन, स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स एट रेगुलर इंटरवल, जिसकी वजह से जो बीमारियां हैं वो ना हो। एप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन को रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो प्रिवेंशन कर सके जो भी डिजीज हुई है। नेक्स्ट है फिश प्रोडक्शन। अब फिश प्रोडक्शन क्या है? फिश प्रोडक्शन एक ऐसा चीप सोर्स है एनिमल प्रोटीन का जो हमारे फूड के लिए अवेलेबल होता है। सो फिश प्रोडक्शन इंक्लूड द फिन्ड ट्रू फिश एज वेल एज शेल फिश, जैसे कि प्रॉन्स, मोलस्क। ये दो वेज के ऑब्टेनिंग, जो दो वेज है, दो तरीके हैं जिससे हम फिश को ऑब्टेन कर सकते हैं। एक तो है नेचुरल रिसोर्सेज से जो कि कैप्चर फिशिंग होती है, और दूसरा वे होता है फिश की फार्मिंग करना, दैट इज कल्चर फिशरी। सो वाटर सोर्स ऑफ द फिश कैन बी इधर सी वाटर या फ्रेश वाटर, जैसे कि रिवर्स या पोन्ड्स में होता है। सो फिश को हम कैप्चर कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं मरीन और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स के अकॉर्डिंग। अब है मरीन फिशरीज। इंडियाज मरीन फिशरी रिसोर्सेज इंक्लूड करते हैं 7,500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन और डीप सीज बियॉन्ड इट। सो पॉपुलर मरीन फिश वेराइटीज इंक्लूड करते हैं ये सारी फिशेस। ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे। कुछ मरीन फिश होते हैं जिनकी हाई इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जिनको हम फार्म कर सकते हैं सी वाटर के अंदर। सो दिस इंक्लूड्स फिन फिशेज लाइक मुलेट्स, भेटकी, पर्ल स्पॉट, शेल फिश सच एज प्रॉन्स, मसल्स एंड ऑयस्टर्स एज वेल एज सीवीड। सो ऑयस्टर्स को हम ऑल्सो कल्टिवेट कर सकते हैं फॉर पर्ल्स दे मेक।
मेरीन फिश स्टॉक्स गेट फर्दर डिप्लीटेड। तो ये सारी चीजें आपको मैरीकल्चर के अंदर बताई जाएंगी। नेक्स्ट है इनलैंड फिशरीज। इनलैंड फिशरीज क्या होती हैं? जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज होते हैं जैसे कैनाल्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज जहाँ पे सी वाटर, फ्रेश वाटर एक साथ मिक्स हो जाता है जैसे एस्चुरीज एंड लगून्स। ये सारी चीजें यूजफुल होती हैं फॉर फिश रिजर्वियर्स। वाइल्ड कैप्चर फिशेज जो होती हैं वो डन होती है in such inland water bodies and the yield is not high. कुछ fish production from these resources is through aquaculture. Fish culture sometime done होती है in combination with the rice crop ताकि जो फिश है वो ग्रो हो जाए वाटर के अंदर इन द पैडी फील्ड ऑल्सो। सो इंटेंसिव फिश फार्मिंग अगर ज़्यादा होगी तो कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम्स भी ज़्यादा हो जाएंगे। सो लोकल और इम्पोर्टेड फिश स्पीसीज ये सारी चीज़ें इन सिस्टम्स में यूज़ की जाती हैं। सो इस सिस्टम के अंदर एक कॉम्बिनेशन बनता है 5 और 6 फिश स्पीशीज का, जो कि एक सिंगल फिश पॉन्ड के अंदर हम उसको यूज कर सकते हैं। और ये जो स्पीशीज हैं इनको हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं ताकि ये फूड के लिए कंपटीशन ना करें। एज अ रिजल्ट फूड इन सभी पार्ट्स ऑफ द पॉन्ड में अवेलेबल होता है, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है फिश की हम इसमें यूज कर सकते हैं, फिश की कल्चरिंग कर सकते हैं। वन प्रॉब्लम विद सच कंपोजिट फिश कल्चर इज दैट मेनी ऑफ दीज फिश ब्रीड ओनली ड्यूरिंग मॉनसून। कुछ ऐसी फिश ब्रीड हैं जो कि सिर्फ मॉनसून में ही हम कल्चर कर सकते हैं। इवन इफ फिश सीड इज कलेक्टेड फ्रॉम द वाइल्ड इट कैन बी मिक्सड विद दैट ऑफ द अदर स्पीशीज एज वेल। सो एक मेजर प्रॉब्लम है फिश फार्मिंग के अंदर, दैट इज लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड। सो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वेज हैं दैट हैव been worked out to breed these fishes in the ponds using hormonal stimulation, जिसके अंदर इंश्योर किया जाता है सप्लाई ऑफ प्योर फ्रेश फिश सीड इन डिजायर्ड क्वांटिटीज। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास बी कीपिंग। Honey is widely used and therefore beekeeping for making honey has become an agricultural enterprise. Since beekeeping needs low investment, farmers use it as an additional income generating activity. अब आपको पता है जो हनी बीज होती हैं वो हनी हमें देती हैं, हनी प्रोवाइड करती हैं। सो हनी के कल्चर को हम बोलते हैं बी कीपिंग। इन एडिशन टू हनी बी हाइव्स आर अ सोर्स ऑफ वैक्स। तो हमें उससे वैक्स भी मिलता है जो कि वेरियस मेडिसिनल प्रिपरेशंस के लिए यूज किया जाता है। लोकल वेराइटीज ऑफ बीज यूज्ड फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन एपिस सेरेना इंडिका, जिसको हम इंडियन बी कहते हैं, एपिस डोर्साटा, रॉक बी और एपिस फ्लोरे लिटिल बी, इटालियन बी वेराइटी एपिस मेलिफेरा जिसमें इंक्रीज यील्ड ऑफ हनी हम देखने को मिलती है। जैसे आपने देखी है अरेंजमेंट ऑफ बीहाइव इन एन एपियरी, और सेकंड है हनी एक्सट्रैक्टर। सो ये वेराइटी है कॉमनली यूज फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन। इटालियन बीज के पास हैवी हाई कलेक्शन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो स्टिंग है उनके वो समवट लेस, उनके जो चोंच होती है जो उनके जो हमें स्टिंग करती हैं वो, ठीक है, वो नहीं करती, वो कम करती हैं। दे स्टे इन अ गिवन बीहाइव फॉर लॉन्ग पीरियड्स एंड ब्रीड वेरी वेल। वो अपने बीहाइव में लंबे समय तक रहती हैं और ब्रीडिंग करती हैं। कमर्शियल हनी प्रोडक्शन के थ्रू बी फार्म्स और एपियरीज को हम इस्टेब्लिश करते हैं। सो द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड करती है कि उसका पास्चरेज और फ्लावर्स अवेलेबल टू द बीज फॉर नेक्टर एंड पोलन कलेक्शन कितना था। सो इन एडिशन टू एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ पास्चरेज एंड द काइंड ऑफ फ्लावर्स अवेलेबल विल डिटरमाइन द टेस्ट ऑफ द हनी। तो उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी और जो भी चीज़ें हैं उसका टेस्ट वो सब किस पे डिपेंड करता है, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि पास्चरेज कितना था और उनको जो नेक्टर कलेक्शन के लिए फ्लावर्स दिए थे वो कैसे थे। सो ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं और डिपेंड करती हैं। सो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक and share to your classmates and friends as much as you can, and comment if you like my videos and which video you want to next, and subscribe to my YouTube channel for more such related videos. Thank you.